गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु नमन। और मैं आज एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम लीगल फेबल है पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूं। मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले मैं चूंकि मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे एक फ्रेंड हैं विनीत सर, वो पढ़ाते हैं। तो आप विनीत वर्मा करके उनका चैनल है, उस पे आप देख सकते हैं। जैसे शायद वो अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, फिलहाल मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन मैं पूरा कंप्लीट करूंगा और आफ्टर कंप्लीशन द कॉन्स्टिट्यूशन मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या प्रीएम्बल हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, उसको पढ़ा। और आज का टॉपिक, जैसा कि प्रीएम्बल खत्म करने के बाद हमारे सामने है, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और ये फंडामेंटल राइट में सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट आखिर है क्या? सबसे पहला सवाल यही है कि स्टेट है क्या, यही चीज बताता है आर्टिकल 12 में। बट इस क्वेश्चन से पहले, स्टेट समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमको सबसे पहले ही बता दिया कि स्टेट क्यों है, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्यों आर्टिकल 12 में ही बता दिया। तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट मिला हुआ है। क्या हमें प्राइवेट पर्सन के खिलाफ मिला है, या जनरल इंडिविजुअल के खिलाफ मिला है, या हमें स्टेट के खिलाफ मिला है, मतलब इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ मिला है। तो इस चीज का आंसर यही है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के खिलाफ मिला है। तो जब स्टेट के खिलाफ मिला है तो सबसे पहले हमको यही क्लियर होना चाहिए कि हु इज द स्टेट, विच अथॉरिटी वी विल कंसीडर दैट इट इज स्टेट। अगर हमको यही नहीं क्लियर रहेगा कि क्या हमारा कोई अथॉरिटी स्टेट है कि नहीं है, तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है जस्टिफिएबल होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हमको सबसे पहले ही आर्टिकल 12 में पढ़ना पड़ता है। और जैसा कि हमारे आर्टिकल 12 की बेयर प्रोविजन है, जैसा कि आप लोग हमारे बोर्ड पे देख रहे होंगे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। और इसका बेयर प्रोविजन आर्टिकल 12 में जो लिखा है वो कहता है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब इस भाग में जब तक कि अन्यथा उपबंध से अन्यथा अपेक्षित ना हो, क्या होगा? द स्टेट इंक्लूड्स। ये देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है, स्टेट इंक्लूड्स, मतलब ये इंक्लूसिव डिफिनीशन है, अपने आप में इंक्लूड कर रही है कुछ कुछ चीजों को। वो क्या क्या चीजें हैं जो स्टेट के अंदर में आएगी? सबसे पहला नंबर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नंबर 1, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार और भारत सरकार की संसद। ठीक है, पहला नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो भारत सरकार या भारत सरकार की संसद है, वो स्टेट कहलाएगी। अब दूसरे नंबर पे हमको इसी बेयर एक्ट में हमको मिलेगा, इसी बेयर प्रोविजन में हमको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें जो है स्टेट में आएंगे। एंड दूसरी चीज क्या? गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, मतलब पहली चीज क्या? पहली चीज ये हो गई कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहां की संसद। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, मतलब प्रत्येक राज्यों की जो वहां की स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट होगी, जो वहां का हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो उसको हम स्टेट मानेंगे। और एंड कुछ स्टेट्स में देखिए, स्टैब्लिश लेजिस्लेचर में 2 चीजें आएंगी। जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज होता है, वो उसी तरह से हमारे स्टेट लेवल पे भी कहीं कहीं कुछ हमारे राज्य हैं जिनमें 2 हाउस है, विधानसभा एंड विधान परिषद, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में केवल विधानसभा ही है। तो इन दोनों को ही लेजिस्लेचर कंसीडर करेंगे। उसके बाद
अब तीसरा चीज है ऑल लोकल अथॉरिटी, ये नंबर 3 हो गया, और चौथा अदर अथॉरिटी जो नंबर 4 हो गया। मतलब ये 4 चीजों को हम स्टेट मान सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये सभी प्राधिकारी जो भारत के भूभाग में रह रहे हैं और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब या तो भारत के भूभाग में है और भारत सरकार के कंट्रोल में है। कौन कौन से अधिकारी? पहला नंबर जैसा हमने अपने इसमें देखा, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। अच्छा, आप लोग अपने बैरक में ये चीजें जो हम जैसे लिखे हैं ऐसे पॉइंट वाइज आप अपना इसेंशियल इसको आप लोग लिख सकते हैं। बैरट आप लोग जितना ही ज्यादा उसमें मार्किंग करेंगे, इससे ऐसा नहीं है कि हमको अपना बैरट बहुत नया बचा के रखना है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमको क्लियरिटी आएगी। तो ये चीज मार्क कर सकते हैं आप, जैसा हमने बताया कि पहला चीज इसेंशियल क्या है कि द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और वहां की संसद। दूसरा, राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तीसरी इसेंशियल चीज है ऑल लोकल अथॉरिटी, सभी लोकल प्राधिकारी, मतलब जो क्षेत्रीय प्राधिकारी हैं ये, और चौथा अदर अथॉरिटी। तो प्रॉब्लम इसमें आता है कि ये तो हमको पढ़ने में समझ में आ गया कि ये लोग जो है हमारे स्टेट के डिफिनीशन में आएंगे, बट प्रॉब्लम इसमें आता है कि ये जो लोकल अथॉरिटी है ये वाला और ये अदर अथॉरिटी है, ये दोनों चीज क्लियर नहीं हो पाती है कि आखिर है क्या ये, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी के बारे में हम कह सकते हैं जनरली कि ऑल द अथॉरिटीज दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द, स्पेशली डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, उन अधिकारियों को जो है हम लोकल अथॉरिटी कह सकते हैं। और भी उसमें क्षेत्रीय प्राधिकारी में और भी आते हैं। ये तो फिर भी क्लियर है। अदर अथॉरिटी जो है, कहा गया ये है अदर अथॉरिटी, इसको क्लियर करने में मामला फंसता है और इसी से क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन आता है हमारे प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, कि क्या अदर अथॉरिटी, किन किन चीजों को हम अदर अथॉरिटी, किन किन अथॉरिटीज को हम अदर अथॉरिटी मानेंगे। तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड किए गए हैं। इन केसेस में सबसे पहला केस जो है हमारा आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। पहला केस आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी केसेस जैसे जैसे हम बताएंगे आप लोग केसेस लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 1979 का केस है ये, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स बताए कि ये 5 इसेंशियल्स होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी को स्टेट होने के लिए। तो वो 5 इसेंशियल क्या है उसको लिख लीजिए आप। पहला कि जो कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटीज entire capital is controlled by the state, ठीक है। ये पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अदर अथॉरिटी को स्टेट माने जाने के लिए, कि क्या उस अथॉरिटी का जो हम कैपिटल है उसका कौन मैनेजमेंट कर रहा है, क्या कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, क्या उसका कोई अल्टीमेट अथॉरिटी है जो इसको डील विद कर रहा है, जो जिसके द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। तो हमको सबसे पहले यही देखना होगा कि वो जो अथॉरिटी है उसका इंटायर कैपिटल मीन्स होता है जिसको हम मुद्रा कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स, ठीक है। तो जो फाइनेंस है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने देखना है कि क्या उस अथॉरिटी के पास मोनोपोली है कि नहीं है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है कि क्या वो अथॉरिटी इंडिपेंडेंट बॉडी, एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर रही है, क्या उस एरिया में या उस डोमेन में उस अथॉरिटी का एक छत्रवाद है या खुद का उसका स्वामित्व जो हम इंडिपेंडेंसी कह सकते हैं है या
नहीं है। यदि वो है तो हम उसको स्टेट मानेंगे। तीसरी चीज उसकी है कि ये जो अथॉरिटी है वो होना चाहिए क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट मतलब वो जो अथॉरिटी है उसको बनाने के लिए कोई लेजिस्लेशन हुआ रहना चाहिए स्टेट के द्वारा। स्टेट ने कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन बना के उस अथॉरिटी का एग्जिस्टेंस जो ले आया है। और अगला उसका है फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कैरेक्टर ऑफ sorry, it is not financial, it is functional. मतलब उस अथॉरिटी का जो फंक्शनल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये निर्धारित करे कि उसका उस अथॉरिटी का काम करने का तरीका क्या होगा, हाउ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी विल एक्चुअली फंक्शन। ठीक है, कैसे काम करेगी, किसी भी काम का निर्धारण या उसको एग्जीक्यूशन करेगी। और एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। ठीक है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल मतलब उस अथॉरिटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही डीप कंट्रोल होना चाहिए, परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। यदि वो कंट्रोल डीप एंड परवेसिव नहीं है तो उसको हम नहीं मान सकते हैं कि वो एज ए स्टेट है। तो फाइनली ये बहुत लीडिंग केस है आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिसमें ये 5 इसेंशियल्स बताए गए थे कि ये 5 चीजें मिनिमम होनी चाहिए किसी भी अथॉरिटी को स्टेट कंसीडर किए जाने के लिए। तो एक बार आप लोग मैं किनारे हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रब करूं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम बताएंगे आगे अगला केस। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। ये हो गया पहला केस, यही मिटा देते हैं, इसके बाद इतने में हो जाएगा। दूसरा केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेज स्टेट ऑफ वर्सेज मोहनलाल, जो 1967 का केस है। ठीक है, जो 1967 का केस है, लिख देते हैं। ठीक है, इस केस में ये डिसाइड किया गया कि क्या उस हमको स्टेट होने के लिए ये देखना है कि क्या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, मतलब उसको बनाया कैसे गया है, उसको बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, क्या किसी स्टेट्यूट के द्वारा उसको बनाया गया है। यदि हाँ, इसका आंसर यदि हाँ है तो हम मान लेंगे कि उस अथॉरिटी को हम स्टेट मान लेंगे, उसको स्टेट कंसीडर करेंगे। और इसमें आगे ये कहा कि ये बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि क्या वो जो अथॉरिटी है जिसका निर्माण कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, उस अथॉरिटी को क्या कोई पब्लिक फंक्शन उसका है कि नहीं है, और इस बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे जरूरी बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसको बनाया गया है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस हम लिखना चाहेंगे यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण।
यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण 1987 का केस है। ठीक है, ठीक है। इस केस में ये कहा गया कि क्या वही ऊपर वाली बात कि क्या इस पर्टिकुलर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसको एज ए इंस्टीट्यूट मेकिंग करने के द्वारा के माध्यम से बनाया गया है या नहीं। यदि उसको इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं बनाया गया है तो हम उसको स्टेट नहीं मानेंगे। और ये कहा गया कि स्टेट इज एन दैट अथॉरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। क्या वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी है या नहीं है, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें ये कितने केसेस हुए, 3 केसेस हुए, ये डिस्कस करने के लिए कि अदर अथॉरिटी क्या है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ये अदर अथॉरिटी तो हो गया। दूसरी चीज जो जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 ऑर्गन्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या है, लेजिस्लेचर है, दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा क्या है, जुडिशरी है। तो ये दो को तो हम मान रहे हैं कि ये जो है हमारे क्या है, स्टेट है, इनको हम स्टेट मान सकते हैं, क्योंकि जब जैसा आर.डी. सेट्टी के केस में कहा गया था कि ये जो इसेंशियल्स हैं स्टेट होने के लिए, वो सभी इसेंशियल्स इन दोनों बॉडीज में तो हैं। तीसरी बॉडी जो जुडिशरी है, जिसको हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंसीडर करते हैं, उसको क्या हम स्टेट मान सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। और इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए डिफरेंट केसेज हैं, और उसको हम एक बार आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा हम रब करने वाले हैं। ये ऊपर वाला पार्ट रब करते हैं। इसमें पहला केस आता है कि टॉपिक क्या है, वेदर जुडिशरी स्टेट, क्या हमारी जुडिशरी जो है स्टेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो इसमें पहला केस है नरेश श्रीधर मिराज, नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967। ठीक है, सबसे पहले इसी केस में ये डील किया गया कि क्या हमारा जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है। तो इसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील विद करते हुए कहा कि जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट, इट इज एन independent body, it is a body that deals with the constitution independently irrespective of the एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो मतलब ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग काम करती है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको स्टेट का हिस्सा नहीं मान सकते हैं, स्टेट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा केस अब हमको इसमें क्या डील विद करना है, उसका केस का नाम है आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. आंतुले 1984। इसमें भी यही प्रश्न उठा कि क्या हम जुडिशरी को स्टेट मान सकते हैं या नहीं। तो इसमें कहा गया कि जुडिशरी जो है स्टेट नहीं मानी। कुल मिला के जितने भी केसेज अभी हम बताने वाले हैं, सभी केसेज में फाइनल अल्टीमेटली यही कहा रहा कि जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट,
ठीक है। लास्ट में एक केस हम बताएंगे जिसमें ये कहा गया है कि although judiciary is not a state, but when judiciary acts of two natures. The first nature is that is a judicial nature, and the second nature is of administrative nature. तो जब जुडिशरी जुडिशियल नेचर में काम करती तब तो हम उसको मानेंगे कि वो स्टेट नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में काम कर रही हो, तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में काम कर रही है तो क्या हम जुडिशरी को स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये चीज इसमें हमको देखना है। ठीक है, तो ये केस अभी हम आगे बताएंगे। इसमें कहा गया कि जुडिशरी जो है हमारा स्टेट नहीं है, यद्यपि जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल्दो जुडिशरी deals within the purview of constitutional constraints, but it cannot be considered as a state. क्योंकि मतलब कि जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर काम कर रही है, बट वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इन तीनों बॉडीज की तरह। तो ये इसमें कहीं ना कहीं हम ये स्पेसिफिकली देख पा रहे हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है और वो स्टेट नहीं मानी जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट के मतलब जो संवैधानिक लिमिटेशंस हैं उनके अंदर काम करना है जुडिशरी को, लेकिन उसको स्टेट नहीं माना जा सकता है। ये इस केस का अल्टीमेट डिसीजन था। और फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट केस है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, अशोक ठीक है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002। ये सबसे इंपॉर्टेंट हम केस कर सकते हैं क्योंकि इसी में थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आई थी क्या हम जुडिशरी को स्टेट मानेंगे कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज द जुडिशरी इज देयर फॉर protection of the fundamental rights of general people, and if a body is there to protect the fundamental rights, how can we presume that that body will be there to violate the fundamental rights? मतलब एक व्यक्ति जिसको हम अधिकारों का संरक्षण करने का सर्वोच्च अधिकार दिए हैं, मतलब वो सर्वे सर्वा है हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए, वही व्यक्ति या वही प्राधिकारी कैसे हमारे संवैधानिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को कैसे वायलेट कर सकता है। दोनों ही काम एक ही अधिकारी एक साथ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है आइदर एक प्रिंसिपल हमको सुनने को मिलता है जो मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल है कि पावर करप्ट्स द मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जुडिशरी के पास पावर तो एब्सोल्यूट है, ठीक है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि जस्टिस शुड ओनली नॉट बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। जब तक न्याय का स्थापन देखने को नहीं मिलेगा तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि तब तक हम न्याय में भरोसा नहीं करेंगे, और जब न्याय में भरोसा नहीं करेंगे तो न्याय कभी भी कंप्लीट नहीं होता हुआ दिखेगा। इसलिए हमको मान के चलना है कि जुडिशरी इज देयर टू प्रोटेक्ट ओनली द फंडामेंटल राइट्स, नॉट टू वॉयलेट। कभी वॉयलेट नहीं करेगी, हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो जो प्रोटेक्टर है वो हमारे फंडामेंटल राइट का जब वॉयलेटर नहीं हो सकता तो हम उसके खिलाफ रिट कैसे इशू कर सकते हैं। इसलिए हम जुडिशरी को स्टेट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी हो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको हम स्टेट नहीं मान सकते हैं। एक चीज हम फाइनली और इसमें कह सकते हैं कि हाँ जुडिशरी स्टेट नहीं है, लेकिन जब जुडिशरी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही है तब हम जुडिशरी को क्या मानेंगे, तब हम स्टेट मान सकते हैं। उसका भी एग्जाम्पल हम बताएंगे। एक और केस इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको केस को हम सोच रहे हैं पहले आपको बता दें, उसके बाद जो है ये बताएंगे कि जो एग्जाम्पल बताने को बोल रहे हैं। ये केस है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये 2011 का केस है। ठीक है,
इस केस में फिर ये इश्यू उठा कि क्या जुडिशरी को स्टेट मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इस केस को डील विद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वही पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा कि जुडिशरी स्टेट नहीं मानी जा सकती है, और एक बात फर्दर ऐड किया कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटर जब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगी तो हम उसको स्टेट मान सकते हैं कुछ लेवल में, जैसे फॉर एन एग्जांपल जब जुडिशरी अपॉइंटमेंट का काम करती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पेशली जैसे क्लर्कियल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट नेचर है, केवल उसका फाइनेंस उसकी सैलरी देने से मतलब है स्टेट को, बाकी सारी चीजों का मैनेजमेंट कौन करता है, जुडिशरी करती है। तो इस नेचर से जब जुडिशरी काम कर रही है तब हम उसको स्टेट मानेंगे। उसके अलावा जब जुडिशरी जुडिशियल नेचर में काम कर रही है, जब न्याय देने का काम कर रही है, तो हम उसको कभी भी स्टेट नहीं मानेंगे। और जब स्टेट मानेंगे नहीं तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेटर नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो आज हमने जैसा देखा कि आज हमने दो टॉपिक डील किया कि क्या हमारा जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, और दूसरा अदर अथॉरिटी क्या, ठीक है। तो ये जो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया अदर अथॉरिटी, और इसका तो टॉपिक ये लिखा ही है कि वेदर जुडिशरी अ स्टेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है। पहला जो हमारे बेयर एक्ट में आर्टिकल 12 में था कि क्या हमारा अदर अथॉरिटी क्या है, मतलब किन अथॉरिटीज को हम अदर अथॉरिटी मानेंगे, तो उसके लिए ये केसेज हैं आर.डी. सेट्टी जिसमें 5 इसेंशियल बताया गया था, और बाकी ये 2 केस, और इसके बाद ये 4 केसेज ये डिफाइन करने के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि वेदर जुडिशरी कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट। ये रहा आर्टिकल 12 आपका। और मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा आर्टिकल 12 में कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। एक बार हम छोटे लैंग्वेज में, छोटे वर्ड्स में रिवाइज करवा दें कि हमारा फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल 12 से 35 तक। हमें क्यों आर्टिकल 12 में स्टेट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी विल बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेट और नॉट, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि स्टेट क्या है। और जब स्टेट नहीं समझ पाएंगे तो जब हमको यही नहीं क्लियर रहेगा कि किसके खिलाफ हमारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, तो हम कैसे जो है क्लियर कर पाएंगे कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन जो बॉडी कर रही है क्या वो जस्टिफिएबल है या नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको सबसे पहले स्टेट बताया जाता है। और अगले फ्यूचर लेक्चर्स में हम आर्टिकल 13 बताएंगे, जो भी बात करती है वो आर्टिकल 13 में हम डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।